आज आपके सामने जो वीडियो मौजूद है वो है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चेक करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कंपटीशन में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अकाउंट से संबंधित अगर प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगी तो आखिर वह किस प्रकार की हो सकती हैं, उसी पर आधारित है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम, जिसमें आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1। ए ट्रायल बैलेंस इज, एक ट्रायल बैलेंस है, क्या है? क्या ये स्टेटमेंट है, समरी है या अकाउंट है या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, यानी इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 2 में है एन एसेट्स अकाउंट सोन्स एज, यानी जो एसेट्स होता है उसका बैलेंस तो हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट होता है। इन्होंने कहा है कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है अकाउंट का वो कैसा बैलेंस होता है, क्या वो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, या डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता? तो इसका सही जवाब है डेबिट, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस को बनाना यानी उसको तैयार करना, क्या ये कंपलसरी है यानी अनिवार्य है, या ऑप्शनल है यानी वैकल्पिक है, या कंपलसरी और ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शनल, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इच्छा पे आधारित है व्यापारी की वो बनाए या ना बनाए, लेकिन ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये ट्रायल बैलेंस सोज, एक ट्रायल बैलेंस दिखाता है, क्या दिखाता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, क्या ये क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है, या ये डेबिट बैलेंस दिखाता है, या दोनों क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस दिखाता है, या आइदर डेबिट या और क्रेडिट बैलेंस दोनों में से डेबिट या कभी क्रेडिट दिखा सकता है? तो सही जवाब है डी, यानी ये डेबिट या क्रेडिट दिखा सकता है। वैसे तो ट्रायल बैलेंस अगर हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही से हुआ है तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाते हैं, परंतु कभी कभी ये कम ज़्यादा हो सकता है, चाहे डेबिट वाला ज़्यादा हो जाए या क्रेडिट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच आइटम इज शोन एज डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, इसमें से क्या चीज़ ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कैश इन हैंड, क्योंकि बाकी ये तीनों तो लाइबिलिटी है, रेंट आउटस्टैंडिंग ये भी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है। तो ये जो एसेट्स है इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और इसीलिए कैश इन हैंड यानी ए इसका सही जवाब है। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ द बैलेंसेज ऑफ, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है उस बैलेंस की, आखिर किसकी? ऑल अकाउंट की, या ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट की, या ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स की, या ओनली पर्सनल अकाउंट्स की? तो इसका सही जवाब है ए, यानी ये सभी अकाउंट का एक लिस्ट होता है, उसके बैलेंस का, जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं उन सबके बैलेंस की एक लिस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं वो हमारी किस में सहायता करता है? जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, या लोकेटिंग एरर्स ऑफ ऑल टाइप्स, या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या नॉन ऑफ दीज। ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें किस प्रकार से हेल्प मिलती है? तो मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनल अकाउंट को बनाने में, तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। तो इनका सभी का जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी इसको आसानी से मैच करा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अब हम लेंगे अगले चैप्टर की प्रॉब्लम और अगला चैप्टर हमारा होगा डेप्रिसिएशन। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज जो कि होंगे उनको हम पढ़ेंगे। आखिर एमसीक्यू जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है इससे रिलेटेड किस टाइप के होंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, डेप्रिसिएशन अराइजेज बिकॉज ऑफ,
डेप्रिसिएशन इनमें से किसकी वजह से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर आप सभी सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की वजह क्या है? वियर एंड टियर, इन्फ्लेशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स या नोन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है वियर एंड टियर, टूट फूट। इसका मतलब है जीर्ण शीर्ण, यानी वियर एंड टियर को हम जीर्ण शीर्ण भी कहते हैं। जब किसी एसेट्स का अगर किसी तरीके से टूट फूट या उसमें किसी प्रकार की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसका दाम कम हो जाता है। जैसे हम कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसको हम 1 साल या 2 साल चलाते हैं। अगर हमने 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी है तो 5 साल के बाद अगर हम उसको बेचेंगे तो जाहिर है कि 1 लाख रुपए में तो बिकेगी नहीं। 5 साल बाद जाहिर है कि उसकी कीमत जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लोग उसको 60 या 70 हज़ार में खरीदेंगे या 50 हज़ार में खरीदेंगे। तो इसका मतलब है उसमें घिसावट हुई है, किसी न किसी तरीके से उसमें टूट फूट हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना हो गया, उसके जो अंजर पंजर है वे सब ढीले ढाले हो गए हैं। इसी को ही हम वियर एंड टियर बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स इज डेबिटेड टू। अगर हम किसी लॉस होता है मतलब कोई एसेट्स पर अगर हम किसी एसेट्स को अगर बेच रहे हैं, उसको हमने चलाया है, चलाने के बाद अब उसको बेच रहे हैं, बेचने के बाद हमें उसको उस पर घाटा हो गया, तो अगर हमारा एसेट्स कम दाम पर बिका है, हमारे वैल्यू के हिसाब से नहीं बिका है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें नुकसान ही हुआ है। अगर वो नुकसान हुआ है तो उसको हम कहाँ पर डेबिट करेंगे? तो इसमें बोला गया है रिजर्व में, डेप्रिसिएशन फंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या इनमें से कहीं नहीं। तो सही जवाब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उसको हम डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज दैट मेथड अंडर विच। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है उसका परसेंटेज फिक्स होता है और वह बुक वैल्यू पर काटते हैं। दूसरा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। यही सही जवाब है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 5 में है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी इज डेबिटेड टू। हम जो डेप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज करते हैं उसको कहाँ डेबिट करते हैं? तो इसका सही जवाब है उसको हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट। तो इसका सही जवाब होगा ए। और मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, नोना, बाकी ये तीनों तो बेकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को इसमें से कौन सा कारक है जो प्रभावित कर रहा है यानी करता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ये तो करता ही है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स ये भी करता है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ये भी करता है, ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी लोग प्रभावित करते हैं। इसका मतलब इसका सही जवाब तो डी है। तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 7 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन या नो ट्रांजैक्शन एट ऑल। क्योंकि इसका संबंध मशीन का खुद से है, खुद के आंतरिक कारणों से है। तो आंतरिक कारणों को हम इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं यानी आंतरिक व्यवहार। तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर आंतरिक व्यवहार कहलाता है, जो डेप्रिसिएशन उसी एसेट से यानी उसी संपत्ति से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें से ऐसा क्या है जो डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है? क्या एफ्लक्स ऑफ टाइम है,
या प्राइस फ्लक्चुएशन है, या ऑब्सिलेशंस है, या नेचुरल वियर एंड टीयर है। आखिर वह क्या चीज़ है जिसकी वजह से डेप्रीसिएशन नहीं होता है, यानी डेप्रीसिएशन नहीं होता है की बात है। यानी टाइम होगा तो भाई डेप्रीसिएशन होगा, चलन से बाहर हो जाएगी तो भी डेप्रीसिएशन होगा, नेचुरल तो होता ही है। प्राइस फ्लक्चुएशन, इसका मशीन से कोई संबंध नहीं है, इसका मूल्यांकन बाहर मार्केट से है। तो इसका मतलब है कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है वो किसी प्रोडक्ट में होता है, मशीन में नहीं होता है। तो इसका संबंध मशीन से या मशीन के डेप्रीसिएशन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यानी इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 9 में है चार्जिंग डेप्रीसिएशन इज, डेप्रीसिएशन को चार्ज करना वॉलंटरी है, कंपलसरी है, या कंडीशन ऑफ एसेट्स पर डिपेंड करता है, या नोन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है कंपलसरी, क्योंकि डेप्रीसिएशन चार्ज करना हर बिजनेसमैन के लिए अनिवार्य है। यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया हुआ है, इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन में है ए मशीन इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2024 रुपीज 80,000, एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन इज 20,000, द रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट 10,000 रुपीज। The amount of depreciation under straight line method for the year ended on 31st March 2021 will be। यहाँ पर मशीन खरीदा गया है 1 अप्रैल 2020 को और वह भी 80,000 रुपये का। एक्सपेंसेज जो इनकर्ड हुए हैं इस मशीन के इंस्टॉलेशन पर वह 20,000 का है, तो इसका दाम हो गया 1 लाख रुपये। और ये यूजफुल लाइफ है इसका 4 साल का, यानी 4 साल इस मशीन को हम चलाएंगे। तो इनका जो क्वेश्चन में डिमांड है वो है डेप्रीसिएशन कितना आएगा। तो डेप्रीसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट प्लस इसका एक्सपेंसेज जो लगाने का खर्चा होता है, लाने ले जाने का खर्चा होता है, वो जोड़ देते हैं। तो ये दोनों खर्चे जुड़ेंगे तो 1 लाख होगा। 1 लाख में से 10,000 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 90,000 बचेगा। 90,000 को हम इसके नंबर ऑफ ईयर्स में से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है 90,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 ईयर से यानी 4, तो ये होता है 22,500 रुपये। तो इसका सही जवाब है 22,500, तो ये है ए। तो 22,500 इसका सही जवाब है, यानी ए इसका सही जवाब है। डेप्रीसिएशन इज, डेप्रीसिएशन क्या है, रिजर्व है, प्रोविजन, भाई ये प्रोविजन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ह्रास एक प्रावधान होता है, यानी इसका सही जवाब बी है। डेप्रीसिएशन इज, डेप्रीसिएशन है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू या नॉन ऑफ दीज, इसका सही जवाब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये लगातार होने वाली प्रक्रिया में आता है। तो रिवेन्यू में वही सारे खर्चे आते हैं, वही सारी इनकम होती है जिनको हम या तो लगातार प्राप्त कर रहे हो या लगातार खर्च कर रहे होते हैं। तो इसका सही जवाब ए है। क्वेश्चन नंबर 13 में है डेप्रीसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, डेप्रीसिएशन एक प्रक्रिया है किस चीज़ का, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का या एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, या बोथ ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, या नोन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है बी, यानी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। किसी वस्तु की जो लागत है, यानी कोई संपत्ति जिसके हमारे पास अगर है उसकी जो कॉस्ट है वह उसकी यूजफुल लाइफ पर डिपेंड करती है पूरी तरह से। तो इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 14 में है ए मशीनरी विच कॉस्ट 2 लाख रुपीज डेप्रीसिएशन एट 25% पर ईयर यूजिंग द रिटन डाउन वैल्यू मेथड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इट विल हैव ए नेट बुक वैल्यू ऑफ, भाई 2 लाख रुपए की संपत्ति है, 25% डेप्रीसिएशन काटेंगे, 2 लाख माइनस 25%, फिर माइनस 25%, फिर माइनस 25%, तो ये आ गया 84,375, यानी कि 84,375। इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 15 में है डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन,
डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते, करेंट एसेट्स पर या फिक्स एसेट्स पर या टोटल एसेट्स पर? भाई इसका जवाब है फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका सही जवाब है बी 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है टर्म एमोर्टाइजेशन इज यूज्ड टू राइट ऑफ। एमोर्टाइजेशन किसको राइट ऑफ करने में यूज करते हैं? फिक्स एसेट्स। कि भाई फिक्स एसेट्स में डिप्रिसिएशन यूज करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में ही यूज करते हैं, जो अदृश्य होने वाली वस्तुएं होती हैं उनमें हम एमोर्टाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वह इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स डिक्रीजिंग, क्योंकि डिमिनिशिंग जो बैलेंस मेथड है एक वस्तु एक एसेट्स का जब डिप्रिसिएशन काटते हैं तो प्रति वर्ष घटता चला जाता है। क्योंकि अगर 1 लाख पे हम 25% काट रहे हैं, मान लो 20% काट रहे हैं तो 20,000 आएगा। तो अब बचेगा कितना? बचेगा 80,000 रुपया। तो 80,000 पर हम काटेंगे फिर 20% से तो कितना आएगा? 16,000 रुपया आएगा। तो इसका मतलब है अगली बार जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हमारा डिप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिक्रीजिंग, यानी इसका सही जवाब है बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर हम जब चलते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। भाई ओरिजिनल कॉस्ट में तो हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू पर करते हैं, यही सही जवाब है। यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पर चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। इसमें से एक डिप्रिसिएशन का कारण नहीं है, आखिर वो कौन सा है? बियर एंड टीयर, पासिंग ऑफ टाइम, एक्सीडेंट, फॉल इन द प्राइस। भाई मार्केट प्राइस में या मार्केट वैल्यू में अगर गिरावट आती है तो डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं होता, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो है सी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से, और देखेंगे इसमें सही जवाब हमारा क्या है। तो क्वेश्चन लास्ट है एन एसेट्स वाज, यानी कोई भी एसेट्स जो कि परचेज फॉर 5 लाख रुपए की परचेज किया गया और एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल हुआ है, 20% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है हर साल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद। अरे यार ये तो वही क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला ही। तो 5 लाख का 20% काटते चले जाएंगे 3 साल तक, तो कितना आएगा? 5 लाख -20% 1 साल, फिर -20% 2 साल, फिर -20% 3 साल, 2,56,000 इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है बी। 20% हम काटते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा जो है 22 तक हमने इसका MCQ डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर का आपको बता दिया है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो और आपके पास अकाउंट एक मुख्य विषय के रूप में है या MCQ बेस्ड प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक एक प्रश्न आप बहुत बारीकी से समझें, जानने की कोशिश कीजिए और एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कीजिए। अगली वीडियो हमारी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।